गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं उन सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग, पूरा देश जो है वो पूरा देश आज इस गणतंत्र दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और आज हमारे भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है बच्चों। आज हमारे भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है और उस 72वें गणतंत्र दिवस को, उस भारत की शान को, उस भारत के चरखे को, उस भारत के संविधान को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो आज की क्लास गणतंत्र दिवस पर तो आधारित है ही है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्लास है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें इस क्लास में आज होने वाली हैं। हम संविधान के बारे में बहुत अच्छे से आज क्या करेंगे, इस क्लास में जानेंगे। हमारा संविधान कब बनाया गया था, पहली समिति का गठन कब हुआ था, संविधान से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, उन सभी के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगी। और चर्चा के साथ साथ ही बहुत अच्छी खबरों के साथ बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये क्लास जो है वो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे हम रीट की बात कर रहे हैं, चाहे पटवार की बात कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हैं, एनटीपीसी के साथ साथ आपके यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंक और आपके स्टेट के जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है ये क्लास बेहद उपयोगी है। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो बच्चों। आज की क्लास को 26 जनवरी 2021 72वां गणतंत्र दिवस, और आज की ये क्लास जो है वो आज की ये क्लास सब बच्चों तक क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले लाइक करना है और लाइक करने के साथ साथ सभी को क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए, अंकित कुमार, अब्दुल्ला, गोविंद कोश, पीके धाकड़, साहिल कुमार, हरिओम प्रजापत, दीना राम कलवा, शुभम सक्सेना, अशोक लाल, अखिल चौधरी, राहुल रंजन पासवान, शेखर सेन, विक्रम कुमार, निष्ठा यादव, अंजीत कुमार, साहिल कुमार, मदन बिश्नोई, अरविंद चौधरी, विक्रम, विजय सादत, मोहित कुशवाहा, राम अयोध्या राम, शांता रावत, सूरज कुमार, बादल बादशाह, मिस सेना आरव, नरेश बिश्नोई, पूजा खटेक, सिंगर देवकरण, प्रिया म्यूजिक बादशाह, चलिए क्या क्या नाम है, लवली सिंह, राहुल शर्मा, अवनीश तिवारी, विष्णु गुजर, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बच्चों। जितने भी बच्चे इस क्लास से जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत। और बात करते हैं, देखिए, एक थोड़ी सी गणतंत्र दिवस के बारे में। बहुत अच्छी लाइनें जो है वो लाइनें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण से भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। न सुकून से जीना, न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। न सुकून से जीना, न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए और जब सांस टूटने लगी तो वैक्सीन बनाई और लिख दिया सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया, और हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम क्या हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे इतिहास में जो जाना जाता है वो जाना किसके लिए जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 और हमारा देश जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1947 में, और 1947 के ठीक 3 साल बाद 1950 में हमारा गणतंत्र जो है, हमारा संविधान जो है वो संविधान बनाया गया था। थोड़ा सा इस संविधान के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी देश का है तो वो गौरव हमारे भारत देश को क्या है, प्राप्त है। वो गौरव जो है वो किसको है, वो गौरव हमारे भारत देश को प्राप्त है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं संविधान के बारे में। भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, इसका विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने 1934 में रखा था। सबसे पहले संविधान सभा का गठन की एक ऐसी सभा जिसका गठन किया जाए, उस गठन के अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो संविधान बनाने में हमें मदद मिले, ये 1934 में रखा गया था। और इसके बाद ठीक 1 साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की सरकार थी, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के आधिकारिक रूप से गठन के लिए एक संविधान सभा का क्या किया, गठन किया और इसकी मांग की। संविधान सभा हमारे स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी।
ठीक है। हमारा भारत जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, और अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद की अगर पहली संसद कोई थी तो वहली संसद जो है वो क्या थी, हमारी स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, संविधान सभा। और इस सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर छुपे हुए हैं। इन सब चीजों में पहली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, आप सभी लोग जानते होंगे। और इस संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब ये बैठक संबंध हुई तो इसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। हमारा भारत का संविधान जो है ना, वो ऐसा वैसा संविधान नहीं है, या उसे बहुत आसानी से नहीं बनाया गया है। 60 देश जो हैं, उन 60 देशों के संविधान का इस सभा द्वारा क्या किया गया था, अवलोकन किया गया था। और अवलोकन करने के बाद इस संविधान के निर्माण पे रूपरेखा चर्च हुई थी। और ये जो संविधान है, इसके निर्माण पर कुल खर्चा जो है वो कितना हुआ था उस समय? दोस्तों बात कीजिए 1950 की। 1950 में पैसे की कीमत हम सभी जानते थे क्या होती थी, 64 लाख रुपए का खर्चा जो है वो इस संविधान पर आया था। और संविधान के बनने में जो समय लगा था, ऐसे वैसे ही नहीं बना था, बहुत लंबा समय जो है वो लंबा समय इन सभी सदस्यों के द्वारा लगाया गया था सोचने और विचारने में। और उसके परिणाम स्वरूप 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय जो है वो संविधान को बनाने में हमारे देश में क्या हुआ था, लगा था। संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी, और इसका 11वां सत्र जो है वो 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित हुआ था, जो कि इस संविधान सभा का आखिरी सत्र भी था। ठीक है, कुल 11 सत्रों की बैठक जो है वो 11 सत्रों की बैठक संविधान सभा के द्वारा ली गई थी, और 1949 में इसका आखिरी सत्र जो है वो आयोजित किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट क्या कर लिया था, तैयार कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम रूप जो है वो अंतिम रूप क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और भारत का जो संविधान है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है बच्चों। लिखित संविधान, हाथ से लिखा हुआ संविधान है ये। और अपने वर्तमान रुपए में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है संविधान को लेकर। कितनी? एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान भवन में इसे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ये ऐतिहासिक जो फोटोज है ना वो भी आप लोगों के लिए लाई गई हैं बच्चों, कि किस तरीके से जो हमारे भारत के संविधान सभा के सदस्य थे वो अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस संविधान पर क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी में दोनों संस्करण जो हैं ये क्या हैं, हस्तलिखित हैं। इस भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये संविधान हाथ से लिखा हुआ है और पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इस संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम भूलिएगा मत। आज जिस संविधान के लिए हम 26 जनवरी को मना रहे हैं पूरे देश में, उस संविधान को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए इस भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को कहां रखा गया है, ये इस तरीके से देखिए, हमारे भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी में रखी हुई है। और लाइब्रेरी में जिस कंटेनर में इस संविधान को रखा हुआ है, ये कंटेनर गैस से भरा हुआ एक कंटेनर है। और इसमें कौन सी गैस भरी हुई है? इसमें हीलियम गैस भरी हुई है, और विशेष हीलियम से भरे केस में को रखा गया है ताकि बहुत लंबे समय तक जो है वो हम इस संविधान को क्या रख सकें, सुरक्षित रख सकें। क्योंकि है तो आखिरकार बच्चों पेपर ही ना, लेकिन ऐसा बहुमूल्य पेपर है जिस बहुमूल्य पेपर को ना तो बनाया जा सकता है, ना वापस क्या कर सकता है, रचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। थोड़ा सा क्लास में आ जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास हैं, और खबरों के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं वो प्रश्न भी हमारे पास हैं। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को, ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना फैलाइए। पहली खबर आज की जो है, और वो पहली खबर जो है वो क्या है
यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कैबिनेट ने इजराइल में दूतावास स्थापित करने को क्या दी है, मंजूरी दी है। दो देश जो हैं वो दो देश सामने आ रहे हैं, एक इजराइल और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अरब देश है जो अरब देशों की श्रृंखला में सबसे तीव्र गति से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार के मुद्दे हो, चाहे वो अन्य देशों के साथ संबंध हो, लेकिन ये जो संयुक्त राज्य अमीरात है एक ऐसा देश है जो देश बहुत ही तेज गति से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और हाल ही में यूएई की कैबिनेट ने इजराइल में एक दूतावास स्थापित करने की क्या दी है, मंजूरी दी है। अगली खबर हम लोगों के सामने आज की कि भारत में 2025 तक 1000 से अधिक बांध हो जाएंगे जो कि 50 वर्ष पुराने होंगे। ठीक है, भारत में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में 2025 तक 1000 जो है वो हमारी दुनिया में ऐसे बांध होंगे बच्चों जो 50 वर्ष पुराने हो गए हैं। और उस बांधों के नीचे बचने वाली जो आबादी है उस आबादी के लिए बहुत खतरा होने वाला है। ठीक है, 2025 तक जैसे बांधों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस बांधों की संख्या को बढ़ते हुए यह आकलन किया जा रहा है कि 1000 बांध जो हमारे भारत के हैं ना वो 50 साल पुराने हो जाएंगे और उसके नीचे लाखों की जो आबादी रह रही है उस आबादी को खतरा है। तो भारत को इस बात के बारे में, भारत को इस विषय के बारे में सोचने और विचारने की क्या है, जरूरत है। भारत की सरकार को इस विषय के बारे में सोचने और विचारने की जरूरत है। कौन सी ये रिपोर्ट थी, किस तरह इसका सर्वेक्षण किया गया और क्या क्या जो रिजल्ट थे वो बताए गए, चर्चा करेंगे एक प्रश्न के माध्यम से इस क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के चंपावत की 10वीं तक की छात्रा जो है उस 10वीं क्लास की छात्रा ने एक दिन के लिए डीएम का कार्यभार संभाला। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि हम 24 जनवरी को मनाते हैं, उस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन का मुख्यमंत्री भी बनाया गया उत्तराखंड में। ठीक है, एक दिन की मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में बनाई गई और 10th क्लास की एक लड़की जो है, इस 10th क्लास की एक लड़की को एक दिन का डीएम का कार्यभार जो संभाला गया, जिसमें इसने डीएम के कार्यकाल की जितनी भी रूपरेखाएं होती हैं उन सभी रूपरेखाओं को यहां पर देखा। अगली खबर बढ़ते हैं, स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक एमओयू पर हाल ही में क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। स्पेन और दूसरा देश जो है वो दूसरा देश कौन सा है दोस्तों, फ्रांस। और इन दोनों ही देशों ने 590 मेगावाट तक का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसको बनाने के लिए किस पर हस्ताक्षर किए हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ही देश सौर ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं और ये है हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री जिन्हें आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में इनके मंत्रालय को पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली लॉन्च किया श्रम शक्ति पोर्टल। ठीक है, श्रम शक्ति पोर्टल यानी जितनी भी हमारे देश में आदिवासी जनजाति है उस आदिवासी जनजाति को उभारने के लिए, हमारे देश में सुस्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ये जो श्रम शक्ति पोर्टल है, ये श्रम शक्ति पोर्टल हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के सीएम, और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उनके द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का हाल ही में क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अब ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया है, उत्तराखंड में खोला गया है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हुआ राष्ट्रीय शिल्प मेला। देखिए राष्ट्रीय शिल्प मेला जहां पर दुनिया भर के जितने भी शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, हथकरघा जो है, उन सभी को यहां पर मौका दिया जाता है कि वो अपनी कला जो है, अपने हाथों से बनाई हुई जो कला है, शिल्प कला जिसे कहा जाता है, उस शिल्प कला को यहां पर प्रदर्शित कर सकें, अपने उस उद्योग को बढ़ावा दे सकें और लोगों के सामने उन्हें दिखाकर कहीं ना कहीं अपने विक्रय में भी वृद्धि कर सके। और ये जो काम है, ये काम कहां पर शुरू हुआ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता पुरुष वर्ग में थाईलैंड ओपन खिताब। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि महिला वर्ग में और महिला एकल वर्ग में जो थाईलैंड ओपन खिताब है वो मैरोलिना कैरलिन ने जीता है, लेकिन अब जो है कैरोलिना मारिन ने जीता है, लेकिन अब जो पुरुष वर्ग का एकल खिताब है, ये पुरुष वर्ग का एकल खिताब डेनमार्क के प्लेयर हैं और डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, इनके द्वारा क्या कर लिया गया है, जीत लिया गया है। और यूपी सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप, एक और कदम। मतलब यूपी का नाम अगर हमारी क्लास में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। यूपी यूपी यूपी, हमें हमेशा यूपी जो है वो दिखता रहता है और यूपी सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप जो है वो डाउनलोड किया। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सारथी क्या करता है, सारथी रास्ता दिखाता है। और रास्ता किसको दिखाया जा रहा है, रास्ता दिखाया जा रहा है किसको, उद्यम। उद्यम की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़े बड़े हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हम लोग आजकल खोल रहे हैं, युवाओं
को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनको बढ़ावा दिया जा सकता है खुद के स्टार्टअप्स और खुद के उद्यमों को स्थापित करके, और उसी के तहत ये उद्यम सारथी ऐप जो है वो यूपी की सरकार द्वारा क्या किया गया है, डाउनलोड किया गया है। यूपी इज द बेस्ट, हम यूपी वाले हैं मैम, मेरा यूपी। यूपी का नाम आते ही ना मतलब कहते हैं ना वो छाती फूल जाती है यूपी वाले बच्चों की। चलिए, एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो क्या कर लिया है, बना लिया है। इनका नाम भी हम सुनते ही रहते हैं, ये भी आए दिन नए नए कीर्तिमान करते रहते हैं। और एक बार फिर देखिए, अभी टेस्ला लेकर आए थे भारत में, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, बेंगलुरु में इन्होंने अपना प्लांट जो है स्थापित किया है, हमने पढ़ा था अपनी क्लास में। और यही एलन मस्क हैं जिनकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है स्पेस एक्स है, इसने हाल ही में एक ही रॉकेट से कितने उपग्रह, 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो क्या किया है, बनाया है। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। आज के बहुत सारे प्रश्न जो है वो आज के दिन से संबंधित है बच्चों। आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों से वो पूछूंगी जो आज 26 जनवरी से क्या है, संबंधित है, 26 जनवरी के करंट अफेयर से क्या है, संबंधित है। चलिए, विशाल कुमार, भूपेंद्र भागल, आजम खान, अर्जुन राम, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं बच्चों, आज हम यूपी और बिहार नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मेरा यूपी मेरा बिहार जो है वो हमें नहीं करना है। यहाँ पर हम पूरे भारत में रहते हैं और हमारा पूरा भारत जो है वो क्या है, महान है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए कितने बच्चों को क्या किया गया है, चुना गया है। राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, और राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो ऐसे बच्चों को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं जिन बच्चों ने किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत अदम्य साहस जो है वो अदम्य साहस दिखाया हो। और उसी अदम्य साहस को दिखाने के लिए इस बार 2021 में कितने बच्चों को चुना गया है। बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए की तरफ भी बढ़ रहे हैं। चलिए, ए बी यहाँ पर 32 आंसर आ रहा है। मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है वो मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आंसर आ रहा है बी। और एग्जैक्टली बच्चों बी जो है ये बिल्कुल क्या है, आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी जो है ये बी हमारा एकदम क्या है, सही उत्तर है। वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए 32 बच्चे जो हैं, उन 32 बच्चों को हाल ही में क्या किया गया है, चुना गया है। ये जो पुरस्कार हैं ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों, अगर बच्चों के द्वारा किसी भी तरह का कोई नवाचार किया गया है, खेल के दौरान, खेल के साथ साथ संस्कृति, खेल और संस्कृति की अगर बात की जाए, खेल और संस्कृति के साथ साथ किसी भी तरह की बहादुरी जो है वो बहादुरी बच्चों के द्वारा दिखाई गई हो, या समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी अद्भुत काम जो है वो बच्चों के द्वारा किया गया हो, इन सभी श्रेणियों में ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और इन सभी बच्चों से, ये जो 32 बच्चे हैं ना, आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इन 32 बच्चों से 12 बजे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है इसमें पहली बात तो कोई चीफ गेस्ट नहीं है, दूसरी बात कोई विदेशी गेस्ट नहीं है, और कोरोना के चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे जो हैं, उन बहुत कम बच्चों को यहाँ पर जोड़ा गया है। विधि मिश्रा, आजम खान, निशु, वेरी गुड मॉर्निंग, हरिओम प्रजापति, नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों, अपने बहुत सारे दोस्तों को इस क्लास से जोड़िए। बहुत बेहतरीन प्रश्न जो हैं वो बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। और दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने है, और ये भी हमारे गणतंत्र दिवस की परेड से ही है, क्योंकि इस बार हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में बहुत कुछ नया हो रहा है। ठीक है, इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड है इसमें बहुत कुछ क्या हो रहा है, नया हो रहा है। और आपको ये बताना है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की जो झांकी है वो भी देखने को मिलेगी, जिसमें ऐतिहासिक थिकसे बौद्ध मठ को क्या किया है, दर्शाया गया है। मेरा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अद्भुत है। ठीक है, चलिए, अनिल एसके सिरोही जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू खाने हैं तो बच्चों जयपुर आना पड़ेगा आप लोगों को। कल 25 जनवरी थी, और कल 25 जनवरी को मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एपेक्स जो है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कक्षाओं में भी कदम रख चुका है। और कल हमारा सेमिनार था जो बहुत सक्सेसफुल रहा है सिर्फ आप लोगों की बदौलत, और उसी के तहत आज ही से
ठीक है, आज ही से जो है वो ऑफलाइन कक्षाएं चालू हो गई हैं। अगर आप लोग भी उन ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं रीड पटवार वनपाल वन रक्षक के बैच से, तो प्लीज जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, सेंटर पे आइए और बहुत ही शानदार फैकल्टी के द्वारा जितनी भी क्लासेस हैं, जो आपका कोर्स है, जो अपना लक्ष्य है, उसको पूरा करने में मदद लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे ए भी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो मुझे बी भी आंसर दे रहे हैं, सी तक भी बच्चे जो है वो पहुंच चुके हैं। चले बच्चों, इसका सही आंसर मैं बता देती हूं। हम बात कर रहे हैं थिकसे बौद्ध मठ की। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? थिकसे बौद्ध मठ की बात कर रहे हैं। और थिकसे बौद्ध मठ जो है ये कहां पर है? लेह में। थिकसे बौद्ध मठ, और ये कहां पर है? लेह में है। लेह की पहाड़ी पर स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है, लेह की जो पहाड़ियां हैं, इन लेह की पहाड़ियां जो हैं, इन पहाड़ियों पर स्थित सबसे क्या है? सबसे विशेष जो है वो पर्यटन स्थल है ये, और जिसका नाम है थिकसे बौद्ध मठ। ठीक है, विशेष पर्यटन स्थल के रूप में इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। और जो भी व्यक्ति जो है वो लेह लद्दाख घूमने जाता है वो यहाँ पर जरूर जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत हाइट पर है, और हाइट के साथ साथ बहुत ही देखने में सुंदर है। और जो बौद्ध मठ में जितने भी बौद्ध भिक्षु और इनकी बात की जाती है, बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में ये क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लद्दाख की झांकी है ना, इसमें थिकसे बौद्ध मठ को तो दर्शाया ही गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जगह है जिसको दर्शाया गया है। लेह में स्थित जो भारतीय वेधशाला है, भारतीय वेधशाला, और भारतीय वेधशाला जो कि कहां पर स्थित है? लेह में ही स्थित है। और इस भारतीय वेधशाला से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये कहां पर? लद्दाख, और लद्दाख के कहां? जो हानले प्रांत है, उस हानले प्रांत में ये भारतीय वेधशाला है, जहां पर हमारी दुनिया का, अब मैं नहीं बताऊंगी, प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल जो है वो कहां पर है? दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल जो है वो टेलीस्कोप स्थल कहां है बच्चों? यदुनाथ मीना जी, फीस से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप एक बार सेंटर पे पधारिए, या यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है आपको, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। फीस, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, नागौर से भी और भी जहां जहां से आप लोग बात कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप जो है स्थल कहाँ है? आपको जानकर गर्व होगा। आज वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी जिनके जानकर आपको गर्व होने वाला है। सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल जो है वो कहां पर है? वो है हानले में। सबसे ऊंचा जो टेलीस्कोप स्थल है वो कहां पर है बच्चों? वो है हानले में। और हानले कहां पर है? हानले प्रांत जो है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रदर्शनी में भारतीय वेधशाला को प्रदर्शित किया जाएगा, और भारतीय वेधशाला जो है वो हानले में है। हानले कहां पर स्थित है? हानले स्थित है लेह में, और हानले लेह में दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल जो है वो इस भारतीय वेधशाला में ही स्थित है, जिसे आज की लद्दाख की झांकी में क्या किया जाने वाला है? दिखाया जाने वाला है। अगली खबर, किस वर्ष में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो इन्हें जो है वो क्या किया है? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि यह दर्जा जो है कब दिया गया था। एग्जैक्टली करेक्ट निशु बता रही है 2019। जितने भी बच्चे जो है वो 2019 बता रहे हैं, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है 2019 जो है। उस 2019 में लद्दाख जो है, इस लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया। कब? जब जम्मू और कश्मीर का क्या हुआ? विभाजन हुआ। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद से लद्दाख जो था वो लद्दाख एक पूर्ण शासित राज्य जो है वो नहीं बन पाया था, लेकिन 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया? दर्जा दिया। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे के साथ वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। आज गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए इतने बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और आते जाएंगे अभी आगे आगे, और उन प्रश्नों को विश्लेषण के साथ आप पढ़ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए बच्चों, और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना है। आज रिपब्लिक डे का मैसेज के साथ साथ मैम की क्लास का लिंक भी शेयर कर दो, और अपने व्हाट्सएप पे एक बार इस लिंक को लगा दो बच्चों। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। हाल ही में नेपाल के किस कार्यवाहक मंत्री को कम्युनिस्ट पार्टी से निकालकर उनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। बहुत ही इंटरनेशनल न्यूज है। सबसे पहली बात, अभी तक 2
जो न्यूज़ पढ़ाई वो मैंने आपको आज रिपब्लिक डे से रिलेटेड थी, लेकिन ये वाली जो न्यूज़ है ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, हमारे देश से जुड़े हुए हमारे पड़ोसी देश की खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, दिनेश कुमार शर्मा जी गुड मॉर्निंग, दौसा से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। ए आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम ए को लॉक कर दो, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बी की तरफ जाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी की तरफ जाओ। अब कहाँ कहाँ जाए मैम, देखिए बहुत सोचने की बात है। हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं बिल्कुल ए की तरफ। ठीक है, जो भी बच्चे ने, जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है मैं उन ए वालों के साथ क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ। तो ए इज द राइट आंसर, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, और केपी शर्मा ओली कार्यवाहक क्या है, यहाँ के मंत्री हैं, जिन कार्यवाहक मंत्री के रूप में इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकालकर इनकी सदस्यता को हाल ही में क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए राहुल लोधी जी ना, जो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस के मौके पर तो शेयर कर दो, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। चलिए लाइक बिल्कुल बनता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बच्चों, और लाइक करने के साथ साथ जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। रिपब्लिक डे के बारे में बहुत सारा मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, शुरू की क्लास से थोड़ा सा जुड़िए बच्चों, थोड़ा सा बैक में जाके क्लास को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास आज मैंने शुरू की थी। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न हमारे भारत के पर्यावरण या पर्यावरण के साथ साथ जल संसाधन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार भारत के 1000 बड़े बांध 2025 तक 50 साल क्या होने वाले हैं, पुराने होने वाले हैं। ये खबर मैंने आप लोगों को बताई थी कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चेताया है, और चेताया यह है कि आपके ध्यान दीजिए, आपके बहुत बड़े बड़े जो 1000 बांध हैं पूरे आपके देश में, वो 2025 तक 50 साल क्या होने वाले हैं, पुराने होने वाले हैं। आपसे मेरा प्रश्न जो है वो प्रश्न ये है कि ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है। ये रिपोर्ट जो है ये किस संस्थान द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है। ठीक है, चलिए बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। बहुत अच्छा नीरज वर्मा, मस्ती क्लासेस, मैथ्स मस्ती क्लासेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ अभिनंदन। और आपकी लाइनें जो है ना, वो लाइनें भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ठीक है, चलिए आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास बी आ रहा है, कुछ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन तुक्का कुछ का सही लगा है, कुछ का गलत लगा है। जितने भी बच्चों ने यहां पर मुझे बी आंसर दिया है, बी इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान कनाडा, ये रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है और किसके ऊपर, भारत के ऊपर। भारत का जो पर्यावरण है, भारत के जितने भी बांध हैं, उन बांधों पर, उन बांधों से जल की जितनी आपूर्ति हो रही है, जल संसाधनों पर एक सर्वे किया जा रहा था, जिस सर्वे के दौरान ये रिपोर्ट जो है ये जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान कनाडा द्वारा जारी की गई है कि हमारे भारत के 1000 जो बड़े बांध हैं, जिन बांधों के नीचे लाखों की आबादी जो है वो क्या कर रही है, निवास कर रही है, वो 2025 तक 50 साल तक पुराने होने वाले हैं। और इतने पुराने बांध जो है ना, वो इतनी बड़ी आबादी के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो भारत को चेताया गया है। ठीक है, भारत को चेताया गया है कि अभी भी आपके पास 4 से 5 साल है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी 4 से 5 साल हैं, जो भी करना चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो भारत के लिए एक चेतावनी, और चेतावनी किसने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। अब मेरा आपसे प्रश्न, मैंने जिस रिपोर्ट की बात की थी, इससे जुड़े हुए प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मैंने जिस रिपोर्ट की बात की थी उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। ठीक है, जिस रिपोर्ट की मैंने बात की थी उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो देखिए इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। ठीक है, ये पेन भी अपना रंग क्या है, बदल लेता है। चलिए, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग रिस्क एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क, ये जो है ये इस रिपोर्ट का क्या है, शीर्षक है। जिस रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, ये रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि हमारी दुनिया के 1000 से ज्यादा बांध जो हैं वो 50 साल बाद क्या हो जाएंगे, 50 साल तक पुराने होने वाले हैं, 2025 तक। ये टारगेट ईयर जो रखा है वो कितना रखा है, वो 2025 तक रखा है। और भारत को चेताया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कि एक ग्लोबल, एक वैश्विक रिस्क है जल संसाधन और जल
संसाधन के बहुत सारे स्रोत हैं, जो स्रोत धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं और पुराने के होने के साथ साथ ही नष्ट भी हो जाएंगे, तो हमारे उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी आबादी है, उस आबादी को क्या करना, उस आबादी को बचाना हमारा क्या बनता है, कर्तव्य। अगला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपसे, मुल्ला पेरियर बांध जो है ये कहां पर स्थित है? चलिए, ऐसे प्रश्न तो आपको पता होंगे। राहुल सिंह, टारगेट यूपीएससी 999, क्या नाम है आपका? आपने मुझे आंसर दिया है केरल। बहुत अच्छा बच्चों, निशु ने भी आंसर केरल दिया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो केरल आंसर दे रहे हैं। अशोक लाल ने भी दिया, निशु ने भी दिया केरल केरल केरल, भारत में। ये बहुत अच्छा आंसर है। ममता ने जो आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर है कि कहां पर है, भारत में है। एग्जैक्टली देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं मुल्ला पेरियर बांध जो है ये कहां पर स्थित है, तो मुल्ला पेरियर बांध जो है ये कहां पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। और केरल में स्थित ये जो बांध है ना, हम तो 50 साल की बात कर रहे हैं कि 50 साल, ये 100 साल पुराना बांध है। ठीक है, ये कितना बांध है, ये बांध जो है ये 100 साल क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। और 35 लाख लोग, इनकी रिपोर्ट में इस बांध की चर्चा की गई है, इसलिए मैंने इस बांध का नाम यहां पर आपको बताया है कि केरल में मुल्ला पेरियर बांध है जो कि 100 साल पुराना हो चुका है। और संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 35 लाख लोग जो है ना, इन 35 लाख लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि वो 35 लाख लोगों की जो आबादी है वो इस बांध के नीचे बसी हुई है। ठीक है, वो इस बांध के नीचे बसी हुई है और इस बांध को स्पेशली बताया गया है इस रिपोर्ट में। तो भारत को चेताया गया है कि जाग जाओ अभी भी, वरना ऐसा रिस्क जो है वो आपके सामने आने वाला है कि आप इन 35 लाख लोगों को क्या नहीं कर पाओगे, बचा नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। जितने भी नए बच्चे जुड़ चुके हैं, जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, बने रहिए और जोड़ते रहिए। ठीक है, जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है। और आज तो गणतंत्र दिवस है, आज तो पूरा भारत एक समग्र रूप में इस दिवस को मना रहा है, तो जोड़ना तो बनता ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मूवी बी, गुड मॉर्निंग। मोनी कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। सनोज कुमार जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविंद्र कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को, शंकर लाल जी, रंजीत सिंगार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए, फूल पत्ती से, गुलाब से, और पता नहीं कहां कहां से आप लोग आते हैं, वहां से मत आइए। एपिक्स के हैं, एपिक्स के बने रहिए। हाल ही में पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड ओपन खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड ओपन खिताब जो है अपने नाम किया है। मेरा प्रश्न जो है वो प्रश्न आपसे सिर्फ इतना सा है कि इनका संबंध जो है वो किस देश से है। ये जो विक्टर एक्सेल्सन है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय। बिल्कुल सभी को भारत माता की जगह बहुत बहुत अभिनंदन। 26 जनवरी का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हमने क्लास की शुरुआत में दिया था। बच्चों, आप लोगों की खराबी है कि आप थोड़ा देर से क्लास में जुड़ते हो, इतनी सी खराबी है बस कि शुरुआत की जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है ना वो आप लोगों से रह जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बहुत सारे बच्चे मुझे सी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे बी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं। 100 लोगों को शेयर किया, अभी आ रहे हैं। चलिए, मैं जल्दी से इंतजार कर रही हूँ कौन था जिसने 100 लोगों को शेयर किया है और वो 100 लोग कब से जुड़ने वाले हैं, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर और वो सही उत्तर आपके पास क्या है? वो सही उत्तर है आपके पास डेनमार्क। ये जो विक्टर एक्सेल्सन है, इनका संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध डेनमार्क से है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि योनिक्स थाईलैंड ओपन खिताब जो है, ठीक है, इससे पहले एक खिताब, आप थाईलैंड ओपन में ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पिछले 7 से 10 दिनों में 2 थाईलैंड ओपन हुए हैं। एक हुआ है आपके पास योनिक्स थाईलैंड ओपन और एक हुआ है केवल थाईलैंड ओपन, और इन दोनों को एक ही खिलाड़ी द्वारा जीता गया है, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। ठीक है, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। मैं लिख देती हूं, एक आपके पास हुआ है यहां पर योनिक्स थाईलैंड ओपन और एक आपके पास हुआ है यहां पर थाईलैंड ओपन। और अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं, जो पिछले 7 दिन में ये 2 टूर्नामेंट जो हैं वो 2 टूर्नामेंट आ रहे हैं, इन 2 टूर्नामेंटों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दोनों ही टूर्नामेंट में महिला वर्ग की अगर मैं बात करूं तो महिला वर्ग में कौन जीता है? कैरोलिना मारिन। और कैरोलिना मारिन जो है, इनका संबंध किस देश से है बच्चों? इनका संबंध है स्पेन से। और अगर मैं बात करूं किसकी? पुरुष वर्ग की, तो इन दोनों ही टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में जो जीतने वाले व्यक्ति हैं वो है विक्टर एक्सेल्सन।
ठीक है, वो कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, जिनका संबंध किससे है? डेनमार्क से है। और विक्टर एक्सेल्सन जो है, इन विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा ये जीत हासिल की गई है। और प्रतिद्वंदी जो थे वो प्रतिद्वंदी थे यहाँ पर हांस क्रिस्टियन सेलबर्ग, जिनके साथ इनका फाइनल का बैडमिंटन मुकाबला था, लेकिन उन्होंने उनको हरा दिया। और ये दोनों ही खिलाड़ी, महिला वर्ग में कैरोलिना मारिन और पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन जो है, ये योनिक्स थाईलैंड ओपन और थाईलैंड ओपन 2021 के संयुक्त रूप से क्या बन चुके हैं? विजेता बन चुके हैं। 7 दिन में ये 2 खिताब जीतने वाले ये महिला और पुरुष खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले 7 दिन में ये 2 थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम क्या हो चुके हैं? कर लिए हैं। ठीक है, चलिए। एंजल दीपू कह रहे हैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है। जितने भी बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसे आज आप लोग इस क्लास से जुड़े हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मेरी क्लास के बच्चों पर, और मैं बहुत ही विश्वास करती भी हूँ और विश्वास के साथ पढ़ाती भी हूँ, दोनों ही चीजें होती हैं। तो पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे भी इस क्लास के साथ क्या रहेंगे? बने रहेंगे, जुड़े रहिए, बने रहिए और जोड़ते रहिए। ठीक है, चलिए। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी जो है डेनमार्क की वो है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मैटे फ्रेडरिक्सन। मुद्रा जो चलती है वो यहाँ पे चलती है डैनिश क्रोन। डेनमार्क है, डेनमार्क से डैनिश, और डैनिश क्रोन जो है वो यहाँ की क्या है? मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्रोनर थी, मैंने आपको बताई थी, और डेनमार्क की डैनिश क्रोन है। महाद्वीप जो है वो कौन से महाद्वीप में ये डेनमार्क आता है? ये डेनमार्क जो है वो यूरोपीय महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है? देखिए, पंजाब से भी लोग आ चुके हैं। अवतार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंजाब वालों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब से अभी तक मुझे मिला नहीं था, लेकिन अब मिलने लगे हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से उपग्रह प्रक्षेपित करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? ठीक है, एक ही रॉकेट से, और एक ही रॉकेट से कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए थे बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था 143 उपग्रह। ठीक है, कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? एक ही रॉकेट से 143 143 उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए गए हैं। और इस प्रक्षेपित करने के साथ साथ एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया। जल्दी से आंसर दीजिए। और देखिए यहाँ पर धड़ाधड़ जो आंसर आया जा रहा है वो सी आ रहा है। अब बी वाले जो आंसर है ना, जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो पता नहीं कहां से आंसर दे रहे हैं। हमारे भारत में अगर ऐसा कीर्तिमान रचा होता तो बच्चों खबर है ना ऐसे छा जाती है और सब फूले नहीं समाते कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो भारत इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसरो जो है वो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन भारत जो है वो भारत इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी के संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं वो है एलन मस्क। और एलन मस्क के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत उभरता हुआ नाम है। और अभी 7 दिन के लिए इनको सौभाग्य भी मिला था कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। केवल 7 दिन के लिए उन्हें ये सौभाग्य मिला था कि अमेज़न के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, इनको पीछे छोड़कर ये क्या बन गए थे? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन जेफ बेजोस ने ज्यादा दिन ये खिताब इनके नाम रहने नहीं दिया और मात्र 7 दिन में अपना मार्केट कैप बढ़ाकर जो है वापस जो है वो किस पर आ गए? टॉप पर आ गए। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब वापस से किसके ऊपर आ गया है? वापस से जेफ बेजोस जो है उन्हीं के पास क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। ठीक है, फरवरी 2017 की अगर बात करूं, फरवरी 2017 की अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2017 में ये जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसी कंपनी ने एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, एक ही रॉकेट से कितने? 104 उपग्रह। और किसको पीछे छोड़ा था? हमारी जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, क्योंकि इसरो भी जो है वो इस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह तक प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? वो हमारे भारत के नाम है, वो हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नाम पे है। लेकिन 2017 में इसरो को तो इनके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था और अब 2021 में कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। एक ही उपग्रह से 143 उपग्रह जो है वो 43 उपग्रह जो है इन्होंने डाले। अब उपग्रह प्रक्षेपित करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भी कोई सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट को क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। विमल 91 मैथ्स क्लासेस तमिलनाडु से, क्या बात है।
आज पूरा भारत ऐसा लग रहा है कि भारत का दिवस है और कहीं ना कहीं हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इस क्लास में भी समूचे भारत से बच्चे जो है ना वो जुड़ रहे हैं। तमिलनाडु और पंजाब, ये दो नाम तो मैंने नहीं सुने थे। यूपी, बिहार, राजस्थान, नागौर, भरतपुर, ये सब मैंने बहुत सुन लिया था, लेकिन तमिलनाडु और पंजाब नहीं सुना था। आज मैं तमिलनाडु तक भी पहुंच चुकी हूँ, पंजाब तक भी पहुंच चुकी हूँ। ऐसे ही बने रहिए बच्चों, और भी जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहां से भी बच्चों को जोड़िए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है विमल आपका तमिलनाडु से, बहुत बहुत वेलकम। बढ़ते हैं। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह इसरो ने, लेकिन ये जो एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह है, ये स्पेसएक्स कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया है। और रिकॉर्ड बनाने के पीछे, प्रक्षेपित करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो 2021 तक समूचे विश्व में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो है इनके द्वारा रखा गया है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के पीछे लक्ष्य क्या है कि 2021 तक समूचा विश्व जो है, इस समूचे विश्व में क्या करना, समूचे विश्व में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना। पूरे विश्व तक इस ब्रॉडबैंड सुविधा को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा इन 143 उपग्रहों के लिए। और प्रति उपग्रह अगर आप लागत पूछना चाहें, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है छोटी मोटी, बहुत पैसे खर्च करती है तब जाके ऐसे रिकॉर्ड बनाती है। तो अगर हम पूछना चाहें, ठीक है, अगर हम पूछना चाहें तो प्रत्येक उपग्रह के लिए $15,000 जो है प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम अगर हम बात करें $15,000 जो है वो प्रति किलोग्राम $15,000 की राशि जो है वो राशि इन उपग्रहों पर क्या की गई है, खर्च की गई है। इतनी बातें जो है वो हम लोगों को याद रखनी है। झालावाड़ से, आंध्र प्रदेश से भी हैं, हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से। क्या बात है, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं बच्चों, ऐसा तो बता दो प्लीज। ऐसा मत करना कि मैम पूछ रही है तो हम कहीं से भी बताएंगे और मैम को खुश कर देंगे, ठीक है। चलिए, हरियाणा वालों का भी स्वागत, पश्चिम बंगाल वालों का भी स्वागत, पाकिस्तान वालों का भी स्वागत। हमारा देश जो है ना वो बहुत प्यार रखता है, वो बहुत प्रेम रखता है पाकिस्तान, और जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए, पहली आपसे इससे जुड़े हुए, इस प्रश्न से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न, और पहला प्रश्न जो है कि ये जो स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि अंतरिक्ष के अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, एलन मस्क इसके क्या है, संस्थापक है। इसकी स्थापना जो है वो स्थापना कब हुई थी? अब देशों के नाम बताना, प्रदेशों के नाम बताना कम करो और जल्दी से फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और बहुत सारे बच्चों को इस क्लास से जोड़ना है बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। और पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो उत्तर होगा 6 मई 2002। पहला जो प्रश्न और पहले प्रश्न का उत्तर 6 मई 2002 जो है, उस 6 मई 2002 को ये स्पेसएक्स जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये जो स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बच्चों इसका मुख्यालय जो है वो है हाउथॉर्ने, कैलिफोर्निया, यूएस। हाउथॉर्ने, कैलिफोर्निया, यूएस में जहां है वहां इसका क्या है, मुख्यालय है। और इनकी किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी के क्षेत्र में भारत में प्रवेश किया है? तो बच्चों स्पेसएक्स की अंतरिक्ष एजेंसी तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। और ये टेस्ला भारत के बेंगलुरु में क्या कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। भारत के बेंगलुरु में क्या कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। और बेंगलुरु में इन्होंने अपना प्लांट जो है वो प्लांट क्या किया है, स्थापित किया है, जहां से इलेक्ट्रिक कार जो है, लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक कार्स तो अभी भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की वो श्रेणी जो श्रेणी लग्जरी के उसमें श्रेणी में भी आ सके, ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए ये जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी भारत के बेंगलुरु में क्या कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की ही क्या है, कंपनी है। ये 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने हैं, ठीक है। स्पेसएक्स का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय बता तो दिया, ये लिखा भैया मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां है? हाउथॉर्ने, कैलिफोर्निया, यूएस में है। थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बातों पर कम ध्यान दीजिए, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, अनादर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी, किस रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए, जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर क्या है?
लड्डू खाने हैं तो जयपुर आना पड़ेगा। जितने भी बच्चे लड्डुओं के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है, हमें बचपन से ही 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार रहता था, स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, कि आज जाएंगे तो क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। लड्डू बिल्कुल मिलेंगे बच्चों, लेकिन मैं ऑनलाइन लड्डू आपको यहाँ पे खिला सकती हूँ फोटो दिखा के, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, आपके मन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करूंगी। लड्डू खाने हैं तो जयपुर जरूर आना पड़ेगा, हमारे सेंटर पे पधारिए, हम बिल्कुल आपको लड्डू भी खिलाएंगे। ठीक है, चलिए। किस रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी का संचालन किया है? बी आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो बच्चे ए की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर एग्जैक्टली बी है। जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, बी बिल्कुल सही उत्तर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है, इसने भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी जो है, उस वासुकी का संचालन करके एक रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड अपने क्या कर लिया है, नाम कर लिया है। बच्चों फटाफट से लाइक करो और शेयर करो, हारना नहीं है, लाइक करो और शेयर करो। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जिस भी बच्चे ने लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं करना ना, आज भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं दगाबाजी होगी। हम लोग भारत में बढ़ रहे हैं और भारत की एक समग्र क्लास जो है वो यहाँ पर है, बहुत सारे प्रांतों से बच्चे यहाँ पर है, तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगी मैं। राहुल सिंह बहुत सही बता रहे हो, 3.5 किलोमीटर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी जो है, इसने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है। और छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, इस जोन ने लगभग कितने, 3.5 किलोमीटर, इस जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 रैक जोड़कर, ठीक है, कितने रैक जोड़े गए हैं, 5 रैक जो है वो मालगाड़ियों के जोड़े गए हैं। और सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके पिछला रिकॉर्ड जो है वो, पिछला रिकॉर्ड क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। और इस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है, इस मालगाड़ी का नाम रखा गया है वासुकी। जो हमारा भारतीय रेलवे है, उस भारतीय रेलवे के द्वारा इसका जो नाम रखा गया है, वो नाम क्या रखा गया है, वो नाम रखा गया है वासुकी। और वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में क्या की है, तय की है। ठीक है, पहली जो दूरी इन्होंने तय की वो कहां से की, भिलाई और कोरबा। और भिलाई और कोरबा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, इनके बीच में 224 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा कितने घंटे में तय की गई है, 7 घंटे में तय की गई है। ठीक है, 5 मालगाड़ियों के लंबे होल रैक में 300 वैगनों से युक्त वासुकी एक पायलट, एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की मदद से चली है। 3 लोगों ने, ठीक है, सिर्फ 3 लोगों की यहां पर क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, एक पायलट की, एक सहायक लोको पायलट की और एक किसकी, एक पड़ी यहां पर गार्ड की। अब यहां पर मैंने लिखा था कि इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब हम ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि ये पिछला रिकॉर्ड जो है, ये पिछला रिकॉर्ड है कौन सा। ठीक है, ये पिछला रिकॉर्ड जो है, ये पिछला रिकॉर्ड है कौन सा। तो बच्चों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में 2 मालगाड़ियों का संचालन किया है। इन मालगाड़ियों ने लंबाई के कारण ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इससे पहले जो शेषनाग नामक मालगाड़ी है और सुपर एनोकोंडा, ठीक है, शेषनाग और सुपर एनोकोंडा जो है, इन्होंने पूरी तरह से भरी हुई 3 रैक संयुक्त मालगाड़ी थी। इसमें 5 रैक लगाई गई हैं, ये 3 रैक थी। इसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है, इनकी जो लंबाई थी वो 2.8 किलोमीटर थी। और 4 खाली रैक ट्रेन थी, जिन्हें एक साथ क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इससे पहले ये अब वासुकी है, इससे पहले ये किसके नाम था, शेषनाग और सुपर एनोकोंडा के नाम था। ठीक है, चलिए, इतनी बातें जो है वो, इतनी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ रहा है गुजरात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कहां से आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है यहां पर गुजरात से। और गुजरात का अगर कोई है तो खुश हो जाओ, वैसे तो हम भारत के हैं, भारत से क्वेश्चन है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहां से हैं, और जब वो यहां से होकर पूरे देश का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में गुजरात के किस शहर में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनने वाला है? कल मैंने आपको अपनी न्यूज में एक खबर पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने आपको अपनी न्यूज में एक खबर बताई थी, और वो खबर ये थी कि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनने वाला है। लेकिन गुजरात के किस शहर में बनने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और देखिए, बच्चे बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितने बच्चे बी की तरफ हैं, उन बी वालों को मेरा पूरा सपोर्ट है। और अहमदाबाद जो है, ये अहमदाबाद बिल्कुल सही उत्तर है।
ठीक है, अहमदाबाद जो है, ये अहमदाबाद बिल्कुल सही उत्तर है। गुजरात के किस शहर में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है? तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, उस अहमदाबाद शहर में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। थोड़ी सी इसकी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। और अहमदाबाद में कहां पर बनेगा? अहमदाबाद में साणंद में ऑटोमोबाइल हब के निकट विरोचनगर जो है, उस विरोचनगर में इसका क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किसके लिए बनाया गया है? उद्योग और खनन विभाग ने अदानी पोर्ट्स और एसएससीज लिमिटेड के साथ मिलकर 1450 एकड़ में 50,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से इस लॉजिस्टिक पार्क को बनाने के लिए एक एमओयू पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछना चाहे, और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये हो सकता है कि इसको कितनी लागत से बनाया जा रहा है, तो बच्चों 50,000 करोड़ रुपए की तो लागत है। कितनी जमीन पर बनाया जाएगा? 1450 एकड़ क्या है, जमीन है। किसके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? उद्योग और खनन विभाग ने किसके साथ? अडानी पोर्ट्स और एसएससीज लिमिटेड के साथ क्या किए हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब ये जो है एयर कार्गो टर्मिनल में 4.6 किलोमीटर लंबा जो है वो इस पे रनवे भी क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की समय अवधि जो है वो कितनी बताई गई है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये 3 वर्ष में क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, कितने वर्ष में पूरा होगा? 3 वर्ष जो है, उस 3 वर्ष में इस पार्क को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहां पर है। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उससे पहले थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गुजरात एक बहुत ही सुंदर जगह है। सुंदर जगह के साथ साथ यहाँ गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 मई 1960 में हुआ था। अहमदाबाद में इनका उच्च न्यायालय है। राज्य के वृक्ष है आम, राज्य के पुष्प है मैरीगोल्ड, राज्य के पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई सिंह यानी बब्बर शेर। ठीक है, और प्रमुख नदियां जो है वो है साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदी। और गुजराती और हिंदी भाषा जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की राजकीय भाषाओं के रूप में इन्हें मान्यता मिली हुई है। और प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा जो कि नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, वो भी किस राज्य की देन है? वो है किस राज्य की देन? वो है हमारे गुजरात की देन। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 10-10 बच्चों को लड्डू मिलेंगे, ऐसी घोषणा जो है वो घोषणा की जा चुकी है। मैंने नहीं करी है, लेकिन जिसने भी करी है उसका बिल्कुल हमें सम्मान करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो फिर हमारे गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी से रिलेटेड जो न्यूज है वो हमें मिलनी चाहिए। जिसे भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जितने भी नोट्स, कंटेंट्स, पीडीएफ है वो वहां पर आप लोगों को क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल सके। इस चैनल पर सिर्फ मेरी ही क्लास नहीं होती है दोस्तों, इस चैनल पर रीट के लिए, पटवार के लिए, वनपाल वनरक्षक के लिए जो क्लासेस हैं वो क्लासेस लगातार क्या हो रही हैं, चल रहे हैं। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर कौन सी बटालियन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा बटालियन होगी? सबसे युवा बटालियन जो है वो सबसे युवा बटालियन कौन सी होने वाली है? देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो यहां पर आंसर देने वाले हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे सी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे सिक्किम रेजिमेंट की क्या कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं यहां पर मद्रास रेजिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर है सी, और वो है मद्रास रेजिमेंट। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मद्रास रेजिमेंट की जो बटालियन है वो बटालियन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा बटालियन जो है वो बनने वाली है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, जहां पर इंटरनेट को पहुंचाया गया। 15 अगस्त पे ऐसी घोषणा की गई कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अंडमान निकोबार तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाएगा। जहां इंसान नहीं पहुंच सकता वहां इंटरनेट पहुंचेगा, और जहां इंसान नहीं पहुंच सकता वहां के जवान जो हैं वो इस बटालियन में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए।
देखिए, इंडियन आर्मी के जो मद्रास रेजिमेंट है उसकी ये बटालियन जब राजपथ पर परेड करेगी तो ये एक इतिहास भी बनाएगी। ठीक है, जब ये राजपथ पे आज परेड करेगी तो ये एक इतिहास भी बनाएगी, और वो इतिहास क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली ये सबसे यंग बटालियन होगी। अभी तक जितनी भी बटालियन आज इस परेड में हिस्सा लेने वाली हैं उन सब में सबसे यंग बटालियन जो है वो सबसे यंग बटालियन कौन सी होने वाली है? सबसे यंग बटालियन ये मद्रास रेजिमेंट जो है ये होने वाला है। और मद्रास रेजिमेंट की 172 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो है ये बनी कब थी? जिस युवा बटालियन की मैं बात कर रही हूं ये कब बनी थी? इसे बनाया गया था 1 मई 2017 में। इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1 मई 2017 में। और अब ये गणतंत्र दिवस परेड में टेरिटोरियल आर्मी का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। कौन सी आर्मी का प्रतिनिधित्व करने वाली है? ये टेरिटोरियल आर्मी जो है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली है। एक बच्चा है भागचंद सैनी, मेरी निगाह पड़ गई है आपके कमेंट पे। कल मेरा पेपर है और मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है सबको लगता है। जब मैं भी गई, जब हम भी कभी किसी टाइम पर पहली बार पेपर देने गए थे हमें भी बहुत डर लगा था। जब हम भी कभी पहली बार किसी क्लास में बच्चों के सामने उतरे थे तो भी हमें बहुत डर लगा था। डर लगना जायज है, लेकिन वो डर आपकी अगर कहते हैं ना एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपकी मेहनत बहुत मजबूत है ना तो वो उस डर को डर लगने नहीं देगी, आप उस डर को हरा दोगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो है वो सबसे पहली चीज है कि खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, आप अपने आप पे जितना विश्वास कर सकते हो ना, मैं कह सकती हूँ इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर आप खुद से ज्यादा विश्वास कर सकते हो। हम कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर हम हमसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। तो उस विश्वास को बनाए रखो। अगर मेहनत की है, लगन के साथ की है, अच्छे से की है, तो पेपर भी जरूर क्या करके आओगे? फाड़ कर आओगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होके पेपर देने जाना है। और पेपर जब देने जाते हैं ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि हमसे ज्यादा जो है ना वो किसी को नहीं आता। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस पेपर को हरा दे। ठीक है, चलिए, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कुल 18 दस्ते होंगे। 18 दस्ते में से 16 क्या है? मार्चिंग दस्ते हैं। 61 कैवलरी का दस्ता घोड़े पर सवार होगा और बीएसएफ का दस्ता जो है वो ऊंट पर सवार होकर राजपथ पर निकलेगा। और कुल 36 बैंड जो है वो परेड का हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें से 15 क्या है? मिलिट्री बैंड है। ठीक है, ठीक है, चलिए। निशु कह रही है मैम मुझे तो डर नहीं लगता। सुरेश मीना, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, है ना? सही है, मुझे पता था ये सेंटेंस तो जरूर आने वाला है, डर के आगे जीत है। चलिए, हाल ही में पहला बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अब जितनी भी बातें हो रही है ना उन सभी को थोड़ा सा विराम दो, और विराम देने के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ो कि पहला बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस जो है ये हाल ही में किस राज्य में क्या किया गया है? मनाया गया है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और बच्चों के उत्तर देने के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ी हुई इसका जो इतिहास है ना, उस इतिहास पर जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप लोगों के सामने इससे जुड़े हुए हैं। उन सभी के उत्तर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। आपको आते हैं तो आप भी दीजिएगा, वरना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, इन्हें हमें याद रखना है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस जो है ये किस राज्य में हाल ही में मनाया गया। और आपको ये भी बता दूं कि ये समारोह जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जो की थी वो अध्यक्षता किसने की थी? ये दिवस समारोह जो था, इस दिवस समारोह की अध्यक्षता हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं उन्होंने अध्यक्षता की थी। और आंसर मेरे पास आ रहा है सी। बहुत सारे बच्चे सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं। हम पूरी तरीके से क्या है? कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको सही उत्तर बताती हूँ बच्चों। ये बोडोलैंड प्रादेशिक समझौता दिवस जो है इसका समारोह दिवस जो है वो किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है? वो मनाया गया है किसमें? असम में। ठीक है, किसमें मनाया गया है? असम में। और असम का कौन सा क्षेत्र? असम का जो कोकराझार, असम का कौन सा क्षेत्र? असम का कोकराझार जो है उस कोकराझार में इस दिवस को क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। पहला क्वेश्चन, समारोह की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने की। दूसरा, कहां पर यह समारोह हुआ? तो असम के कोकराझार में आयोजित हुआ। अब ये जो कोकराझार क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आयोजित करने के पीछे जो रीजन क्या है? ये जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है इस क्षेत्र को कुछ समय पहले तक आतंकवाद और खून खराबे के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में लोग जाने से डरते थे, जिस क्षेत्र के लोग हमेशा थर थर कांपते रहते थे,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र फेमस था। जैसे हम लोग बात करते हैं ना जनरली, हालांकि ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि यूपी में वहां मत जाइए, वहां बहुत गुंडागर्दी है, गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग वैसे हैं। बच्चों, कहीं के लोग कैसे भी नहीं होते, उनको बनाने का श्रेय हमारा ही होता है। ठीक है, कहीं के लोग कैसे भी नहीं होते, जो भी होते हैं ना, उनको बनाने का श्रेय जो होता है वो हमारा ही होता है। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र पहले आतंकवाद और खून खराबे के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये क्षेत्र जो है ये इसका सबसे विकसित क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र जो है ये असम का सबसे विकसित क्षेत्र बन चुका है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आतंकवाद पनपता था, जिसमें लड़ाई होती थी, जिसमें खून खराबे होते थे, अब वो क्षेत्र जो है वो एक सबसे विकसित क्षेत्र के रूप में क्या आ रहा है, सामने आ रहा है। और सड़क विकास, इसी के तहत यहाँ पर जो है वो सड़क विकास भी किया गया है, और सड़क विकास के लिए 500 करोड़ रुपए जो हैं, 500 करोड़ रुपए को क्या मिली है, मंजूरी दी गई है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये समझौता जो है, ये समझौते से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले मात्र ये कि बॉर्डरलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है, ये समझौता जो हुआ था, जिसे हम BTR समझौते के नाम से जानते हैं, इस पर जो हस्ताक्षर थे वो हस्ताक्षर कब किए गए थे? ठीक है, इस पर जो हस्ताक्षर थे वो कब किए गए थे? तो याद रखिएगा बच्चों, जो क्षेत्र आतंकवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, उस क्षेत्र को खत्म करने के लिए 27 जनवरी 2020 जो है, इस 27 जनवरी 2020 को कहां पर, नई दिल्ली में इस BTR समझौते पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। और इस हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप अब ये क्षेत्र जो है, अब ये असम का सबसे विकसित क्षेत्र जो है वो बन चुका है। अगली भाषा के बारे में बात करते हैं। हम जब असम राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो ये बोडो भाषा हम बोलते हैं। ठीक है, कि बोडो जो है वो बोडो कहाँ की है, असम की भाषा है। ये भाषा जो है ये तो आपको पता है कि ये असम की है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये भाषा जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, कौन सी लिपि है जिस लिपि में ये भाषा जो है, ये भाषा क्या की जाती है, लिखी जाती है? तो बच्चों, देवनागरी लिपि, देवनागरी जो लिपि है, उस देवनागरी लिपि में इस बोडो भाषा को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? ये जो बोडोलैंड क्षेत्र समझौता हुआ है, जिस क्षेत्र में आतंकवाद और हिंसा को कभी बहुत सघन तौर पर देखा जाता था, इस क्षेत्र में कितने जिले जो हैं, वो कितने जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं? तो अगर हम जिले की बात करें तो टोटल इस बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक है, इस बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। अगला प्रश्न, बोडो समुदाय भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है वो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है? बोडो समुदाय भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है? तो बच्चों, हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, हमारा संविधान, और हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची, हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, उस 6ठी अनुसूची के तहत इसे भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या किया गया है, माना गया है। इतनी बात जो है वो, इतनी बात हम लोगों को इसके बारे में क्या रखनी है, याद रखनी है। इस प्रश्न के बारे में लाइक और शेयर करती रहिए। जिसने भी लाइक नहीं किया बच्चों, प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बढ़ते हैं असम की तरफ। असम हमारे भारत का क्षेत्र, भारत का राज्य, जिसकी राजधानी है दिसपुर। राज्य के वृक्ष है होलोंग, द्रौपदी माला राज्य के पुष्प, श्वेत पंख वाला काठ बतख राज्य के पक्षी, एक सींग वाला गेंडा, जहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर हमें असम का नाम नहीं भूलना है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो पाया जाने वाला एक सींग वाला गेंडा है, ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी में उच्च न्यायालय, असमिया और बोडो भाषा, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, ये 2 भाषाएं यहाँ की राज्य की भाषा हैं। और यहाँ का बिहू जो है वो, बिहू यहाँ का प्रसिद्ध क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही बताया। चलिए अब बात करते हैं, कल थी 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी को 2 प्रश्न जो थे, वो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न कि भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपए का नोट जो है ये आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किया गया था? आजादी के बाद दोबारा जो है 1000, 5000 और 10,000 का नोट कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है 1954। 1954 वो साल था जिस 1954 में आजादी के बाद इन 3 रुपए के जो नोट हैं, इन तीनों के नोटों को वापस से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जिसे मिनिमम लेबर एक्ट जो है हम कहते हैं, वो मिनिमम लेबर पे एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था? तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर होगा आपके पास 1948 जो है। इस 1948 में मिनिमम लेबर पे एक्ट जो
जो है इस एक्ट को क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए ये थे कल के 2 प्रश्न, और कल के 2 प्रश्नों के सबसे पहले सबसे सही उत्तर देने वाले ये 5 बच्चे थे, सुरेश मीना, शौकत खान, मनीषा सिंह, मदन बिश्नोई, दीपिका शर्मा, सिमी आजमी और सुधा सिंह। और बात करते हैं आज के 2 प्रश्नों की। आज है 26 जनवरी 2021 और आज का जो क्विज है उस क्विज का पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1991 के प्रवर्तन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। ये 2 अधिनियम मैंने बताए, उन 2 अधिनियमों की रोकथाम के लिए इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है, किसके अंतर्गत इन अधिनियमों की देखरेख की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय या फिर आयकर विभाग। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है जो म्यूचुअल फंड्स को क्या करता है, विनियमित करता है। आजकल के मार्केट में म्यूचुअल फंड्स जो है, जिसे हम पूल ऑफ फंड्स कहते हैं, उनका बहुत क्रेज है और इसको विनियमित करने वाला जो संस्थान है वो बताना है आपको, आरबीआई, सेबी, एसबीआई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये 2 प्रश्न हैं और इन 2 प्रश्नों के सबसे जल्दी जवाब जो बच्चा देगा उन सभी के नाम जो हैं, सबसे पहले 5 बच्चों के कल फिर यहीं स्क्रीन पर आने वाले हैं। लेकिन ये उत्तर आपको यहां नहीं देना है बच्चों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ज्यादा से ज्यादा आंसर आने चाहिए। और आज 26 जनवरी 2021 की इसी क्लास को, 72वें गणतंत्र दिवस की इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं। जाते जाते जिसने भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और जिसे भी लड्डू खाने हैं वो प्लीज जयपुर पधारिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, आपको बिल्कुल लड्डू खिलाए जाएंगे। कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है सुनिश्चित कीजिए और बैच में जगह पाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।